इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हम 3D यानी कि 3 विमाओं में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 3D भी 2D के समान ही कार्य करता है, अर्थात हम यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखने वाले हैं। अब यदि हम 2D में यानी कि दो विमाओं में दो बिंदुओं A और B के मध्य की दूरी के सूत्र की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, तो यहां पर मान लीजिए दो बिंदु है A x1 y1 B x2 y2। तो 2D में इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र यानी कि AB बराबर होता है वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग। अब यही चीज हम 3 विमाओं यानी कि 3D में भी कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास दो बिंदु A और B हैं जिनके निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इस तीसरे अक्ष के कारण यहां पर हमने ये तीसरे निर्देशांक लिख लिए हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी AB होगी वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 इसका वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 इसका वर्ग। तो यहां पर यह एक अतिरिक्त तीसरी चीज आ गई है और शेष सभी चीजें समान ही हैं। अब चलिए इन सूत्रों को हम दृश्य रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2D में आ जाते हैं और उसके बाद यहां पर हम जो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन है उसे अंकित कर लेते हैं और इस प्रकार से मान लीजिए कि यहां पर एक अन्य बिंदु है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमने 2D में संख्याएं दर्शाई हैं जैसे कि 0, 5, 10, तो इन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमने अक्षों पर 5 इकाई के अंतराल पर चिन्ह लगाए हैं। और यहां पर ये जितनी भी संख्याएं हैं हो सकता है कि वीडियो में आपको ये थोड़ी ब्लर नजर आए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन संख्याओं की वजह से कहीं भी असमंजस में नहीं आएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ये होने वाली है। अब यदि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो वह हम कैसे कर सकते हैं। तो यह लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम मूल बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचेंगे। तो वह करने हेतु पहले तो हम x अक्ष के अनुदिश चलते हैं, उसके बाद हम y अक्ष के अनुदिश चलते हैं और अब हम देख पा रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब यदि यह एक समकोण त्रिभुज है तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से हम कह सकते हैं कि इस लंबाई का स्क्वायर प्लस में इस लंबाई का स्क्वायर बराबर होगा इस लंबाई का स्क्वायर, और हमें यह लंबाई ही तो ज्ञात करनी है। अब देखिए यदि यह बिंदु A x1, y1 है और यहां पर मूल बिंदु O यानी कि 0, 0 है, तो हम कह सकते हैं कि यह लंबाई इसका x निर्देशांक यानी कि x1 होगी और यह लंबाई इसका y निर्देशांक यानी कि y1 होगी। और यहां पर यह जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर होगा x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर। अब यदि हम चीजों को थोड़ा सा बदलें और मूल बिंदु से प्रारंभ न करके दो अलग अलग बिंदु लें, जैसे कि यहां पर x1 y1 और x2 y2 है, तो इनके मध्य की दूरी क्या होगी। देखिए अब इस स्थिति में यह लंबाई इनके x निर्देशांकों का अंतर आ जाएगी यानी कि x1 माइनस x2 आ जाएगी और यह लंबाई इनके y निर्देशांकों का अंतर आ जाएगी यानी कि y1 माइनस y2 आ जाएगी। अब देखिए कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो कर्ण हम लिख सकते हैं यानी कि AB बराबर वर्गमूल इस लंबाई का स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस इस लंबाई का स्क्वायर यानी y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से हम दूरी सूत्र को दो विमाओं के लिए सिद्ध करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब हम 2D से 3D में चले जाते हैं यानी कि दो विमाओं से 3 विमाओं में आ जाते हैं। तो हम 3D में आ गए हैं और अब देखिए इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों के अनुदिश गति करनी पड़ेगी। तो चलिए गति कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए हमने x अक्ष के अनुदिश गति की है, उसके बाद हमने यहां पर y अक्ष के अनुदिश गति की है और अंत में हमने z अक्ष के अनुदिश गति की है। तो इस प्रकार हम मूल बिंदु से इस बिंदु तक पहुंच गए हैं। अब एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह सोचिए कि जिन चीजों का उपयोग करके हमने 2D में इस लंबाई को ज्ञात किया था, क्या उनका उपयोग हम 3D में भी कर सकते हैं। अर्थात क्या हम इन नीली, हरी और पीली लंबाइयों का उपयोग करके इस बैंगनी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब साथ में मिलकर इसे करते हैं। तो देखिए 2D में हमारे पास यहां पर एक इस प्रकार से समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल आ रहा था, किंतु 3D में देखिए
हम इस समकोण त्रिभुज से केवल इस बिंदु तक ही पहुंच पाते हैं। हमें अभी z अक्ष के अनुदिश यह दूरी भी तय करनी है। अब यदि हम यहां पर ध्यान से देखें तो इस प्रकार से हमें एक और समकोण त्रिभुज नजर आएगा। देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज यहां पर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस समकोण त्रिभुज के लिए हम कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे और फिर उस कर्ण की लंबाई का उपयोग हम इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा के रूप में करेंगे। अर्थात वह कर्ण इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा के रूप में आ जाएगा। उससे हम इस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और हमें वह लंबाई मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी। तो चलिए ऐसा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर इस समकोण त्रिभुज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब जरा सोचिए कि इस कर्ण की लंबाई क्या होगी। यहां पर यह तो x निर्देशांक है, यह y निर्देशांक है और हम मूल बिंदु से इस बिंदु x1 y1 0 तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि हम xy समतल में हैं तो यहां पर z निर्देशांक 0 है। और देखिए हम मूल बिंदु से शुरू हो रहे हैं, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0,0 और यहां पर यह लंबाई x1 है और यह लंबाई y1 है। और हम यह भी जानते हैं कि कर्ण की लंबाई x² प्लस y² के वर्गमूल के बराबर होती है। तो यहां पर यदि कर्ण की लंबाई का हम वर्ग करते हैं यानी कि d² लिखते हैं तो वह x1² प्लस y1² के बराबर आने वाला है। तो इसका मतलब हमें यह लंबाई पता चल गई है। तो चलिए 3D में चलते हैं। इसका अर्थ है कि हमने यहां पर इस लंबाई को ज्ञात कर लिया है। यह जो लंबाई है यह हमने पता लगा ली है और इस लंबाई के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि यह z निर्देशांक है। तो चलिए अब इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है उसकी लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। और चलिए यहां पर यह बिंदु A मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है और यह लंबाई हम पहले से ही जानते हैं, यह d है और यह z1 है। तो यदि हम इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो वह हो जाएगी d² प्लस z1² का वर्गमूल। अब हम पहले से ही d² का मान जानते हैं x1² प्लस y1² है। तो इसका मतलब है कि यह जो बैंगनी लंबाई है यानी कि कर्ण की लंबाई है वह आ जाएगी OA बराबर x1² प्लस y1² प्लस z1² का वर्गमूल। अब यह लंबाई तो हमने एक विशेष स्थिति के अंतर्गत निकाली है जिसमें हम मूल बिंदु से शुरू हो रहे थे। किंतु यदि हम मूल बिंदु से शुरू न होकर किसी और बिंदु से शुरू होते हैं जिसके निर्देशांक मान लीजिए x2 y2 z2 हैं, तो इन दोनों बिंदुओं की जो मध्य की दूरी है वह हम इस सूत्र के द्वारा देते हैं, यानी कि AB बराबर इन निर्देशांकों के अंतरों के वर्गों का योग का हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 विमाओं में दूरी सूत्र आता है। चलिए अब अभ्यास कर लेते हैं। तो हमारे पास में है P 1 -3 4 तथा Q -1 4 2 के मध्य की दूरी। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहां पर दूरी सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं या इन बिंदुओं को हम दृश्य रूप में भी देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम इन बिंदुओं को दृश्य रूप से देखते हैं क्योंकि यह और अधिक मजेदार होगा। अब जरा देखिए कि यह बिंदु 1 -3 4 कहां पर आएगा। तो चलिए इसे दर्शा लेते हैं। इसके लिए x अक्ष के अनुदिश हम 1 इकाई चलेंगे और यहां पर अब नीचे हम 3 इकाई चलेंगे तो ये बिंदु आ जाने वाला है। और यदि हम z अक्ष के अनुदिश बात करते हैं तो इस प्रकार से हम z अक्ष के अनुदिश ऊपर 4 इकाई चलने वाले हैं। अब इसके पश्चात बिंदु -1 4 2 की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए इसका x निर्देशांक तो -1 आएगा और ऊपर हम अब 4 इकाई चल लिए हैं y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश ऐसे हम ऊपर 2 इकाई चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह जो नीला बिंदु है यह तो P होगा और यह जो पीला बिंदु है यह Q होगा। और हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी यानी कि यह वाली दूरी पता करनी है कितनी होगी। मैं कहूंगा कि दृश्य रूप में सोचने का प्रयास कीजिए कि इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। तो यदि हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें यह इस प्रकार का नजर आएगा। चलिए यहां पर हम सबसे पहला समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यह हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस समकोण त्रिभुज से हम इस नीले से इस बिंदु तक तो पहुंच जाएंगे किंतु हमें अभी इस पीले बिंदु तक पहुंचना है। तो इस तक पहुंचने के लिए हमें एक दूसरे समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमने इस प्रकार से यह दूसरा समकोण त्रिभुज बना लिया है और यहां पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को पूर्ण कर लिया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का 2 बार उपयोग करके उस दूरी को ज्ञात करेंगे
जो हमें यहाँ पर बतानी है। चलिए सबसे पहले यह वाला समकोण त्रिभुज देखते हैं। तो इसमें इस कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो वह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह लंबाई क्या होगी। तो देखिए हम -3 से 4 तक जा रहे हैं, तो यदि इनका हम अंतर लेते हैं तो वह 7 इकाई आ जाने वाला है। और उसके पश्चात यह लंबाई देखिए क्या होगी, यहां पर हम 1 और -1 का अंतर लेंगे, यानी कि x निर्देशांकों का अंतर ले लेंगे, तो वह 2 आ जाएगा। अब यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं तो ये वाली लंबाई कितनी आएगी, 49 प्लस में 4 का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल के अंदर 53, यह लंबाई आ गई है। तो यदि हम इसे 3D में देखना चाहें तो हमें देखिए ये वाली लंबाई प्राप्त हो चुकी है, जो यहां पर ये वाली लंबाई है, किंतु हमें तो इस कर्ण की लंबाई बतानी थी क्या होनी है। तो यह ज्ञात करने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, हमें ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है और हमें ये वाली लंबाई पता है, और ये वाली जो लंबाई है वह z निर्देशांकों का अंतर होगी, यानी कि 4 और 2 का अंतर, जो कि 2 आ जाएगी। अब पुनः हम यहां पर इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 53 का वर्ग करेंगे 53 मिलेगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा। तो 53 प्लस 4 और उसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि वर्गमूल के अंदर 57। तो हम कह सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी वर्गमूल 57 इकाई होगी। चलिए अब जो ये दूरी आई है इसकी पुनः हम जांच कर लेते हैं दूरी सूत्र का उपयोग करके। तो दूरी सूत्र के अनुसार देखिए यह दूरी क्या होगी, पहले तो हम यहां पर इनके निर्देशांकों का अंतर लेंगे, उनका वर्ग करेंगे, उनका योग कर देंगे और उसके बाद वर्गमूल ले लेंगे। तो देखिए यहां पर निर्देशांकों का हमने अंतर ले लिया है, 1 और -1 का अंतर है, -3 और 4 का अंतर है, 4 और 2 का अंतर है। तो देखिए अब 1 और -1 का अंतर 2 आ जाएगा, -3 और 4 का अंतर 7 आ जाएगा, 4 और 2 का अंतर 2 आ जाएगा। अब यदि हम इनका वर्ग कर लेते हैं तो 2 का वर्ग 4 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। अब यदि इनका योग कर देते हैं तो हमें वर्गमूल में 57 मिलने वाला है, यानी कि हमें एकदम सही दूरी मिली है। ये बात तो मैं मानता हूं कि यह तरीका तेज है, किंतु यह तरीका अधिक मजेदार था। चलिए अब इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। तो यहां पर हमें दर्शाना है कि बिंदु P, Q और R संरेख यानी कि कोलिनियर हैं। तो देखिए कौन कौन से बिंदु हैं, -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए इसे हम साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम तीनों बिंदुओं में से 2 बिंदु दर्शाएंगे। तो हम P को दर्शा लेते हैं। तो देखिए यह हमारा बिंदु P होगा, इसका x निर्देशांक तो -2 है, y निर्देशांक 3 है और z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार हम 5 इकाई ऊपर चलते हैं। अब इसके बाद चलिए हम बिंदु R को दर्शा लेते हैं। तो यहां पर देखिए बिंदु R कुछ ऐसे आ जाने वाला है, x निर्देशांक 7 है, y निर्देशांक देखिए इसका 0 है, यानी हम y अक्ष के अनुदिश बिल्कुल भी गति नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए इसका जो z निर्देशांक है वह -1 है, यानी कि हम बेसमेंट में यानी कि तल में आ गए हैं, यहां नीचे आ गए हैं। अब चलिए तीसरे बिंदु Q को दर्शा लेते हैं। तो Q देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब यदि हम ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा बन जाएगी, अर्थात ये तीनों बिंदु संरेख होने वाले हैं। किंतु हमेशा हमारे पास यह विधि नहीं होगी। यहां पर तो हम देख पा रहे हैं कि ये संरेख है, किंतु हमें एक गणितीय तरीका भी ढूंढना होगा जिससे कि हम इन बिंदुओं को संरेख सिद्ध कर सकें। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इनमें से किसी एक बिंदु की स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस बिंदु को हम चलाकर यहां पर लेकर आ जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं। तो अब यहां पर हमें क्या परिवर्तन दिख रहा है, यदि हम रेखाखंड अंकित कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये 3 रेखाखंड आ जाने वाले हैं, जो कि PQ, QR व PR हैं। तो अब हमें क्या परिवर्तन दिख रहा है, देखिए इस स्थिति में तो ये संरेख नहीं है। अब यदि हम संरेख होने की स्थिति वापस लेकर आते हैं तो अब ये देखिए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हमें क्या परिवर्तन दिखा, पुनः चलिए उस स्थिति में लेकर आते हैं जिसमें ये संरेख नहीं है और अब वापस से ये संरेख हो गए हैं। तो हमें क्या परिवर्तन दिख रहा है, यहां पर हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी यहां पर हम इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण कर पा रहे हैं तो
तो उस स्थिति में ये तीनों बिंदु कभी भी संरेख नहीं हो सकते हैं। यानी कि हम तीन असंरेख बिंदुओं से सदैव एक त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। और यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं यानी कि कोलिनियर हैं, अर्थात एक सरल रेखा के अनुदिश आ रहे हैं, तो इनसे हम एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अर्थात तीन संरेख बिंदुओं से कभी भी एक त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि त्रिभुज में सदैव दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो अब हम दूरी सूत्र का उपयोग करके इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद यह जांच कर सकते हैं कि क्या ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो ये तीनों बिंदु यदि असल में संरेख हैं तो इनसे हम कभी भी एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई, इनका यदि हम योग करते हैं तो वह इस तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर आएगा। तो चलिए अब हम इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम d1 लिखते हैं जो कि PQ है, तो देखिए PQ हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर पहले हम -2 -1 करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, यानी -2 -1 -3 आएगा, उसका वर्ग करने पर हमें 9 मिलेगा। और उसके बाद 3 - 2 का वर्ग करेंगे तो 3 - 2 1 होता है और उसका वर्ग भी 1 ही आएगा। फिर 5 - 3 करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, यानी 5 - 3 2 होता है और 2 का वर्ग 4 है और इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो 9 + 1 10 होता है और 10 + 4 यानी कि 14 है। तो वर्गमूल में 14 है। यह तो PQ है। इसके बाद में चलिए यह D2 ज्ञात करते हैं। तो D2 हो जाएगी QR के बराबर। तो यह देखिए क्या आ जाएगा, Q और R ये रहा। तो देखिए पहले तो 1 - 7 और इसका वर्ग करेंगे तो 1 - 7 -6 होता है और उसका वर्ग करने पर हमें 36 मिलेगा। फिर प्लस में 2 - 0 करेंगे और उसका वर्ग, तो 2 का वर्ग आ जाएगा जो कि 4 होता है। अब उसके बाद में 3 - -1 और उसका वर्ग, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा जो कि 4 होता है और उसका वर्ग करने पर हमें 16 मिलेगा। तो अब यदि हम इनका योग करते हैं तो 36 + 4 तो 40 होता है, 40 प्लस में 16 है यानी कि 56 और इसका वर्गमूल भी है। तो यहां पर वर्गमूल भी लिख लिया है। उसके बाद में देखिए D3 क्या आ जाएगा, PR के बराबर। तो देखिए P ये रहा और R ये रहा। तो पहले तो -2 - 7 और उसका वर्ग करेंगे, यानी कि -9 का वर्ग 81 हो जाएगा। उसके बाद 3 - 0 और इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 9 आ जाएगा। फिर 5 - -1 और उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 6 का वर्ग 36 आ जाएगा। इनका योग करने पर हमें 126 मिलेगा और यहां पर वर्गमूल भी है। तो देखने से तो हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग दिख रही हैं, यानी यह प्रतीत हो रहा है कि इनका योग इसके बराबर नहीं आएगा। किंतु ध्यान दीजिए वर्गमूल 56 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 4 × 14 है, जिसको हम 2 वर्गमूल 14 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए वर्गमूल 126 को हम वर्गमूल 9 × 14 लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 वर्गमूल 14 इसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए यदि हम D1 और D2 का योग कर देते हैं तो वह इस D3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमने गणितीय रूप से सिद्ध कर लिया है कि D1 और D2 का योग करने पर यह D3 के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि D1 और D2 का योग करने पर हमें D3 मिला है, यानी कि दो भुजाओं की लंबाइयों का योग करने पर हमें तीसरी भुजा की लंबाई प्राप्त हो गई है। तो इसका अर्थ है कि ये एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं और इसका अर्थ हो जाएगा कि ये संरेख यानी कि कोलिनियर अवश्य रूप से हैं।